गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार पुनः आप सभी का महाविद्यालय के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यानों में हमने मनु के सप्तांग सिद्धांत, मनु के परराष्ट्र सिद्धांत और मनु के राज्य के जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हम इस व्याख्यान में जो मनु का चिंतन का जो योगदान है या मनु का जो मूल्यांकन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय दर्शन में मनु का स्थान सर्वोपरि है। भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में मनु को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और मनु ही सर्वप्रथम वे विचारक थे जिन्होंने अराजकता का अंत कर शासन की प्रतिष्ठा पर बल दिया और शासक के गुणों की व्याख्या की। मनु ने शासन व शासक के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत किया है और जिनका महत्व आज भी प्रासंगिक है। तो आज हम इस व्याख्यान में मनु का जो योगदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मनु का जो पहला योगदान है वो है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का मनु प्रतिपादन करता है, लेकिन राजा की सीमित सत्ता की मनु बात करता है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का मनु ने प्रतिपादन किया, इसलिए सामान्य रूप से मनु को लोग निरंकुश राजतंत्र का समर्थक समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये वस्तुस्थिति ये नहीं है। मनु की धारणा है कि राजा के दैवीय अधिकारों को मान्यता देकर वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने की बात नहीं करते। वरन मनु केवल इस दृष्टि से राजा में देवत्व का आरोपण करते हैं कि राजा प्रजा के प्रति अपने जो व्यवहार है उसमें अपने दैवीय दायित्वों को समझे और धर्म के अनुसार आचरण करे। इस प्रकार मनु द्वारा जो प्रतिपादित राज्य की दैवीय उत्पत्ति की जो धारणा है वो निरंकुश राजतंत्र का मार्ग प्रशस्त करने की बजाय राजा को धर्म व सदाचरण के नियमों में बांधने का हम कह सकते हैं कि साधन बन गई और जो सीमित राजसत्ता का प्रतिपादन है वो हम कह सकते हैं कि मनु की राजनीतिक चिंतन में उनकी एक अनुपम देन है। मनु राज्य की दैवीय जो सिद्धांत है उसका समर्थन इसलिए भी करता है कि शासक व शासित यानी राजा और प्रजा दोनों राज्य की जो व्यवस्था है उसको ईश्वरीय माने और ईश्वरीय मानकर दोनों अपनी अपनी मनमानी न करें, न राजा मनमानी करे न प्रजा मनमानी करे, बल्कि उससे राजा की जो आज्ञा है उसे ईश्वरीय मान के उसका प्रजा को निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और राजा को भी उसका पालन करना चाहिए। दोनों ही शासक व शासित धर्म व सदाचार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसकी सिद्धि करें, क्योंकि दैवीय सिद्धांत का पालन राज्य की दैवीय सिद्धांत की उत्पत्ति का विचार देके मनु जो अराजकता है उसको समाप्त करना चाहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दैवीय सिद्धांत का जो लौकिकीकरण मनु ने किया है वो राजनीतिक चिंतन में मनु की एक महत्वपूर्ण देन है। दूसरा जो मनु का योगदान हम कह सकते हैं कि उन्होंने समग्र राजनीति शास्त्र का विवेचन किया है। मनु ने चाहे संप्रभुता हो, राजधर्म हो, राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता जैसे जो विषय हैं उनका विवेचन उस समय किया जब जो पाश्चात्य जो दार्शनिक है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मनु का जो राजनीतिक दर्शन है वो किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं है, वरन उसमें सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, परराष्ट्र संबंध कैसे होने चाहिए,
युद्ध और नैतिकता आदि सभी बातों का मनु के चिंतन में विवेचन किया गया है, जो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और उन सब के मूल जो विचार पाए जाते हैं, जो आज हम वर्तमान में आधुनिक राजनीति शास्त्र के मुख्य विषय के रूप में पढ़ते हैं, तो मनु ने उसी समय इन विचारों का प्रतिपादन किया, इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वो इतने यथार्थ और वास्तविक हम कह सकते हैं, यदि आधुनिक राज्य मनु के उन सिद्धांतों के आधार पर आचरण करें तो वास्तविक रूप में एक लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसके आदर्श की प्राप्ति की जा सकती है। तो मनु का दूसरा जो योगदान हम कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति शास्त्र के समग्र जितने विषय उन सभी का अपनी मनुस्मृति में उल्लेख किया है। तीसरा मनु का जो योगदान है वो है अधिकार व कर्तव्यों के मध्य सामंजस्य। मनु का ये महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं कि उन्होंने मानव मात्र के जो कर्तव्य हैं, जो स्वधर्म है, उनके पालन पर बल दिया। और उनका मानना था कि जिसे अपनाकर संपूर्ण मानव जाति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसके लिए स्वधर्म निर्धारित है उसका पालन करेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। जो मनुस्मृति है वो हम कह सकते हैं कि मानव समाज के लिए एक आचार संहिता के रूप में हमारे सामने है, और उसमें संपूर्ण जो सामाजिक दर्शन है उसका चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। चौथा जो मनु का योगदान है वो है यथार्थवादी या व्यवहारिकता और नैतिकता से युक्त विचारधारा है। मनु के जो राजनीतिक विचार हैं वो केवल कल्पनालोक या स्वप्नलोक आदर्शवादी नहीं कहा जा सकता, वे यथार्थवादी हैं और नैतिकता से युक्त हैं। जो धर्मनिरपेक्षता के समर्थक विद्वान हैं वो मनु के द्वारा प्रतिपादित जो राज्य व्यवस्था है उसको धार्मिक व्यवस्था का उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उन्होंने राजनीति को व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित किया है। हालांकि कुछ जगह हो सकता है उसमें आदर्शवादिता आ गई हो, लेकिन ये स्वाभाविक ही थी। इसके अलावा उनकी जो धर्मनिरपेक्षता है या धर्मपरायणता है उसको अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं भी उसमें सांप्रदायिक संकीर्णता का भाव नहीं पाया जाता है। मनु का जो राजनीतिक चिंतन है वो व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित है, और उसका जो स्वरूप है वो नैतिकतावादी है। और हम कह सकते हैं कि आज भी हम सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक क्षेत्र में मनु से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। अगला जो मनु का योगदान है वो है राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की विवेचना। मनु ने राज्य को केवल पुलिस राज्य का रूप में देकर एक कल्याणकारी राज्य का रूप दिया। मनु के अनुसार राजा को राज्य में दंड और न्याय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए ध्यान देना चाहिए। वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रित मूल्य हो उस पर ध्यान देना चाहिए। उचित शिक्षा व्यवस्था की ओर मनु ध्यान आकृष्ट करते हैं। ऐसा जो निर्बल हैं, जो विधवा स्त्रियां हैं, उनके लिए भी राज्य को भोजन चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार मनु ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की कि राज्य के लिए राज्य को किस प्रकार अपनी जनता की जो सुख सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। अगला जो मनु का योगदान है वो है विधि का प्रणेता या न्याय व्यवस्था के जनक। मनु संभवतः मानव जाति के प्रथम विधि प्रणेता थे, और जिन्होंने मानव जीवन के नियमों की एक ऐसी श्रृंखला हमारे सामने प्रस्तुत की जिसे हम अपनाकर अपना जो जीवन है उसको सुव्यवस्थित ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। और मनु द्वारा प्रतिपादित मनुस्मृतियाँ आज भी हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। प्राचीन भारत की जो दंड और न्याय व्यवस्था का आधार मनु के विचार ही हैं। मनु ने दंड और न्याय व्यवस्था के संबंध में विस्तृत विवेचना की है कि किस प्रकार मनु ने राजा को ये सलाह दी है
कि जो दंड देने का कार्य है वो दुर्भावना से पूर्ण अलग रहते हुए किया जाना चाहिए, न्याय निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति हैं, उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। और इसी के साथ न्याय सिद्धांत के साथ साथ मनु ने न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायपालिका संगठन आदि का पूर्ण दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो भारतीय न्यायशास्त्र में मनु का मौलिक योगदान है। और मनु की न्याय व्यवस्था में अनेक ऐसे तत्व हैं जिन्हें आज भी परिस्थिति में हम अपनाया जाना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला जो मनु का योगदान है वो है राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी जो व्यवस्था है उसके जनक मनु हैं। मनु इस बात से भली भांति परिचित थे कि राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, राज्य के संगठन का संचालन करने के लिए एक समृद्ध राजकोष और अर्थव्यवस्था के प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए मनु ने कर व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किए। और मनु कहता है कि कर के संबंध में प्रजा रक्षण के सिद्धांत और अधिक कर निषेध का बात मनु कहता है, जो बात आज भी अपना महत्व रखती है। उन्होंने गरीब जनता पर कर का कम से कम भार डालने की बात की, और जो धनवान लोग हैं उन पे अधिक कर लगाने की बात मनु कहते हैं। और मनु का मानना है कि कर इस प्रकार लगे कि जनता को उसका आभास भी नहीं हो। तो मनु राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवस्था के भी जनक हैं। अगला जो मनु का योगदान है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के विचारों का प्रतिपादन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में मनु के विचार आज भी हमारे सामने बहुत अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मनु ने षाटगुणी नीति और मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो किसी भी देश की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और मनु ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बीच हम कह सकते हैं कि एक सुंदर समन्वय स्थापित किया। और यदि ये समन्वय आज भी स्थापित हो तो विश्व शांति का आधार बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मनु के जो विचार हैं वो बहुत अधिक विवेकपूर्ण और दूरदृष्टिपूर्ण हैं। मनु की ये बात आज भी प्रासंगिक है कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए, और राज्य के हितों की रक्षा के लिए युद्ध के अतिरिक्त हमें और कूटनीतिक, राजनीतिक और शांतिपूर्ण विकल्प खोजे जाने चाहिए। तो मनु के युद्ध नीति संबंधी विचार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रमुख आचार्य हैं उनमें स्थान दिलवाते हैं। मनु युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में इसलिए मानता है कि इससे मानव जाति की हानि होती है। तो ये विचार आज भी उतना ही यथार्थ है जो मनु ने उस समय कहा था। तो मनु का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सिद्धांत मनु ने दिया है वो बहुत ही विवेकपूर्ण और दूरदृष्टिपूर्ण है। अगला जो मनु का योगदान है वो है संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का एक सुव्यवस्थित दर्शन। मनु केवल राजनीतिक चिंतक ही नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का एक व्यवस्थित दर्शन हमारे सामने पेश किया है। उन्होंने भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था प्रदान की। स्त्री और पुरुष के जो एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य हैं वो निश्चित किए। संपत्ति का विभाजन स्त्री और पुरुष के बीच में किस प्रकार हो, इसकी बात मनु करता है। और सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के हितों की रक्षा पर मनु विशेष बल देता है। तो उनके द्वारा जो प्रतिपादित सामाजिक जीवन के जो सिद्धांत हैं वो देश और काल की सीमाओं से परे हैं। मनु ने उस काल में समाज को एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन प्रदान किया, और जबकि विश्व के अधिकांश भागों में उस समय लगभग अराजकतापूर्ण जीवन की स्थिति थी। तो मनुस्मृति के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय भारतीय समाज कितना सुव्यवस्थित था, और ये समाज की ये सुव्यवस्था मनु की ही देन है। हालांकि सामाजिक दर्शन में मनु के शूद्रों और स्त्रियों के संबंध में जो विचार थे वो भेदभाव पर आधारित थे, जो हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में
अप्रासंगिक हैं, अनुचित माने जा सकते हैं, लेकिन इससे मनु के चिंतन का जो महत्व है वो कम नहीं होता। मनु के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की प्रभावशीलता, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता और महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि आज भी मनुस्मृति को हम हिंदू सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ ग्रंथ की मान्यता प्राप्त है। और मनु किसी एक राष्ट्र व जाति के न होकर संपूर्ण विश्व के हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो एक समुदाय, जाति या संप्रदाय के लिए न होकर सभी समस्त मानवता के लिए हैं। और उनके जो विचार हैं वो समय सीमा में नहीं बांधे जा सकते। तो सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति में मानव जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से उपयोगी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। जो मनुस्मृति है वो मानव जीवन के लिए एक आचार संहिता हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो आज हम मनु के योगदान के बारे में चर्चा की विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।